हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? पार्टनरशिप का लास्ट लेक्चर आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पार्टनरशिप का लास्ट क्लास करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एलएलपी स्टार्ट करेंगे। एलएलपी और पार्टनरशिप एक ही चैप्टर में है, तो पार्टनरशिप का लास्ट क्लास और एलएलपी का फर्स्ट क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन तक पढ़े थे। आज हम लोग यहां से कंटिन्यू करने वाले हैं। कहां से भैया? डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, कि एक फर्म कब डिसॉल्व हो जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल्स ऑफ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कितने तरीकों से एक फर्म को बर्बाद किया जा सकता है, डिसोल्यूट किया जा सकता है, कि एक फर्म को कितने तरीके से हम डिसॉल्व कर सकते हैं। एक फर्म को कितने तरीके से आप डिसॉल्व कर सकते हो, उसके मोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला होता है डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट। जब सारी की सारी पार्टनर्स की सहमति हो, एक फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं और सारे के सारे पार्टनर्स की सहमति हो, हाँ ये फर्म को अब डिसॉल्व कर दिया जाए, तो आप डिसॉल्व करा सकते हो। ठीक है, सबसे पहला मोड सबसे पहला मोड डिसोल्यूशन का, जब सारा का सारा पार्टनर्स का कंसेंट हो कि हाँ भाई अब ये फर्म को हम डिसॉल्व करा सकते हैं, तो आप डिसोल्यूशन कर सकते हो। ए फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। सारे के सारे पार्टीज के अंदर सहमति है और सारे के सारे पार्टीज चाह रहे हैं कि हाँ फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो फर्म फिर डिसॉल्व होगी। इसके बाद होती है दोस्तों कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होती है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इफ ऑल द पार्टनर्स और ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट, मतलब अगर मान लीजिए कि एक फर्म में मान लीजिए 4 पार्टनर्स है, 4 में से 2 जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो फर्म को अब डिसॉल्व होना पड़ेगा। 4 में से 2 पार्टनर्स ऐसे हैं जिसके पास अभी ना प्रॉपर्टी बची हुई है, ना पैसा बचा हुआ है, ना गाड़ी बचा हुआ है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो उस केस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन माना जाता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इफ ऑल द पार्टनर्स और ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट, या तो बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स द बिजनेस अनलॉफुल। मान लीजिए कुछ क्राइम फ्राइम कर दिया आपने, कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि कानून कानून के आधारित नहीं है, तो उस केस में आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो एक हमने पढ़ा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, या तो सबकी सहमति ले लो तब जाके डिसॉल्व हो जाएगा, या तो एक एक सिचुएशन ऐसा आता है कि कंपलसरी डिसॉल्व होना पड़ेगा तुमको, जब तुम्हारा एक या तुम सब सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाओ। मतलब 4 पार्टनर्स थे, उसमें से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या चारों के चारों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या तो कुछ ऐसा इवेंट घटा जहां पे आपने कानून को फॉलो नहीं किया, आपने कानून का उल्लंघन किया है, उस केस में आपका फर्म जो है वो डिसोल्यूट हो जाएगा। कंपलसरी डिसोल्यूशन उसको बोलते हैं। इसके बाद इसके बाद हम लोग थर्ड मोड में बात करते हैं, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, यानी कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से हमको डिसोल्यूट होना पड़ा, कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से डिसोल्यूशन करना पड़ा, जिस वजह से डिसोल्यूशन करना पड़ा। ए फर्म इज डिसॉल्व इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। ठीक है, मतलब सुनिए ना, मतलब आपने पार्टनरशिप फर्म बनाया था 6 इयर्स के लिए, अब 6 इयर्स बीत गए, 6 साल हो गए, अपने पार्टनरशिप फर्म ही बनाया था 6 ईयर के लिए, अब 6 साल बीत गए हैं, तो बस अब डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए ना। तो पार्टनरशिप फर्म अगर 6 साल के लिए बनाया था, अब 6 साल हो गए, कंप्लीट हो गए, तो अब डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए। हाँ, इफ कंस्टिट्यूटेड टू कैरी दैट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, मतलब आपने ये सोचा है कि सबसे पहले फर्म ए में हम वो 3 साल काम करेंगे, फर्म ए में 3 साल काम करने के बाद मैं फर्म बी में काम करूंगा, तो इस केस में आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। इस केस में आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। या तो अगर मान लीजिए एक पार्टनर का डेथ हो गया, एक पार्टनर का अचानक डेथ हो जाता है, तो फिर उस केस में भी आपको डिसॉल्व तो करना पड़ेगा। या तो बाय द एजुकेशन ऑफ द पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर मान लीजिए एक पार्टनर या 2 पार्टनर या 3 पार्टनर मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस सारे के सारे केसेस में आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, आपको फर्म को डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है
कि अगर आपके पार्टनरशिप फर्म एक फिक्स्ड पीरियड का है, वो फिक्स्ड पीरियड बीत चुका है, तब आप डिसॉल्व करा सकते हो। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप एक अंडरटेकिंग से दूसरे अंडरटेकिंग में जाने वाले हो, तब आप डिसॉल्व करा लो। अगर कोई पार्टनर का मृत्यु हो जाएगा तब आपको डिसॉल्व कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। या तो एडजुडिकेशंस ऑफ द पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, मतलब अगर मान लीजिए कोर्ट ने बोल दिया कि पार्टनर ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, अगर एक फर्म का एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट होता है तो आपको डिसॉल्व कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिसोल्यूशन बाय द नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल। अगर मान लीजिए कि एक फर्म में 4 पार्टनर है, ए बी सी डी। अब बी मान लीजिए रिटायर होना चाहता है, बी रिटायर होना चाहता है, तो जब बी रिटायर होगा ना, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तब हम लोगों को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है कि एक पार्टनर चाहे तो कभी भी वो रिटायर हो जाता है, तो उस केस में आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, फर्म को उस केस में आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म में बी डिसॉल्व एट एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग, मतलब कोई भी पार्टनर नोटिस दे दिया कि हमको ये फर्म में नहीं रहना है, रिटायर होना है, तो फर्म को अभी आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो द फर्म इज डिसॉल्व एज फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। इफ नो डेट इज मेंशन्ड, एज फ्रॉम डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। ठीक है। एक होता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अब डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट क्या होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कोर्ट में डायरेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कोर्ट कभी कभी कुछ कुछ ग्राउंड्स पे डिसोल्यूशन कर सकता है। कभी कभी डिसोल्यूशन आप तय नहीं करते हो, पार्टनर तय नहीं करता है, फर्म तय नहीं करता है, खुद कोर्ट बताता है कि हाँ इस फर्म को डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है। कभी कभी कोर्ट ही बोलता है कि हाँ अब ये फर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा, डिसोल्यूशन कंपलसरी है। कभी कभी कुछ कुछ ग्राउंड्स पे कोर्ट ही बोलता है। अगर मान लीजिए आपके फर्म में 4 पार्टनर थे, ए बी सी डी। अब मान लीजिए बी यहां पे पगला हो गया, अचानक से बी मान लीजिए वो पगला हो गया। ठीक है, तो कोर्ट बोल देगा डिसॉल्व करो, कोर्ट बोल देगा ये फर्म को डिसॉल्व करो, नया से बनाओ, उसको निकालो, उस पगले को निकालो, उस पगले को सारा का सारा हिस्सा दो और फिर नया से बनाओ। कोर्ट बोल देगा डिसोल्यूशन करवाओ। इफ द पार्टनर हैज बिकम एन अनसाउंड माइंड, इफ द पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर। मान लीजिए कि ये जो ए बी सी और डी था, उसमें से ये जो बी है ये जेल चला गया, जेल। तो जेल अगर बी गया है, अपना मतलब अपना मान लीजिए वो बीवी को मार दिया, इसीलिए वो जेल वेल चला गया, तो फिर कोर्ट का यह आदेश रहेगा कि फटाफट से डिसॉल्व कराओ। ठीक है। इफ द पार्टनर इज गिल्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट देन कैरिंग ऑन द बिजनेस, मतलब मान लीजिए ए बी सी और डी में ये जो सी है, सी ने घपला किया है, सी ने कुछ घपला किया है, इस वजह से बिजनेस का मान सम्मान पे इफेक्ट पड़ेगा, तो कोर्ट बोलेगा सी को निकालो, सी को उसका हिस्सा देके निकालो। If the partner willfully और persistently commits breach और agreements relating to, मतलब यहां पे अगर एक पार्टनर अगर धोखाधड़ी किया है, एक पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, बिजनेस के साथ अगर धोखाधड़ी किया, इतना बड़ा करके नहीं लिखना है, इतना तक लिखिएगा। ठीक है। इफ द पार्टनर्स विलफुली और कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई एक पार्टनर अगर धोखाधड़ी किया अपना मैनेजमेंट के साथ, अपना टीम के साथ, तब भाई डिसॉल्व करने का आदेश कोर्ट देगा। If the partner has in any way transferred the whole of the interest in the firm to a third party, ठीक है, अगर एक पार्टनर अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक थर्ड पार्टी को दे दिया है, या अपना पूरा का पूरा शेयर अपना थर्ड पार्टी को दे दिया है, तो उन सब केसेस में क्या होता है, उन सब केसेस में कोर्ट आदेश देता है। इतना आपको लिखना भी नहीं है, 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा, 4-5 पॉइंट। एंड द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन सेव एट द लॉस। ठीक है। तब यहां पे बोला गया है कि अगर एक बिजनेस लॉस में चल रहा है तो कोर्ट बोल देगा डिसॉल्व करने के लिए। एक बिजनेस लॉस में नहीं चल सकता है, मतलब एक बिजनेस एक बार आपका लॉस हुआ है,
लेकिन पिछले साल के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, 7-8 साल से, 9 साल से, 10 साल से आपका लॉस में चल रहा है बिजनेस। इस इस तरीके से आप नहीं चला सकते बिजनेस को, ठीक है। एक बिजनेस को 7 साल, 8 साल, 9 साल से लॉस में ही चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, इतना लॉस, फिर कोर्ट आदेश दे देगा कि हाँ 1-2 साल चलता है, 3 साल चलता है, कभी ना कभी प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। इतना साल से लॉस अगर चलेगा तो शट डाउन करने का ऑप्शन आ जाएगा फिर। क्लियर है? तो ये क्या था, ये नॉर्मली था। हम लोग क्या पढ़े अभी, हम लोग अभी पढ़े डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड मोड्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि फर्म का क्या क्या मोड्स रहता है, किस तरीके से आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, कि एक डिसोल्यूशन करने के बाद क्या क्या इफेक्ट होता है, एक डिसोल्यूशन करने के बाद क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट होता है, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर्स। ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर कंटिन्यूज इवन आफ्टर डिसोल्यूशन एज लॉन्ग इज नेसेसरी टू वाइंड अप द बिजनेस। वह बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ए बी सी डी है, अगर बी रिटायर हो रहा है तो ए सी डी क्या बिजनेस ना करे? बी अगर रिटायर हो रहा है तो फर्म डिसॉल्व होगा, लेकिन ए सी डी अपना फर्म वापस कंटिन्यू रखेंगे। फर्म हमेशा कंटिन्यू रहेगा, फर्म हमेशा कंटिन्यू रहेगा, वो बिजनेस बंद नहीं होगा। वो बिजनेस बस डिसॉल्व हो रहा है बेटा, वो बंद नहीं हो रहा है। वापस से नया करके रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म क्या? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा, ठीक है। ईच ईच पार्टनर हैज एन इक्विटेबल लीन ओवर द फर्म एसेट व्हिच ही कैन अप्लाई टू पे द डेट ऑफ द फर्म। इसके बाद यहां पे क्या बोला गया है कि लायबिलिटी भी कंटिन्यू रहेगा। एक फर्म कभी बंद नहीं होती है, एक पार्टनर की जितनी लायबिलिटी थी उतनी लायबिलिटी रहेगी, लायबिलिटी कभी खत्म नहीं होगी। जब तक वो अपना कर्जा चुका नहीं देगा तब तक वो कर्जा उसका रहेगा ही रहेगा। जब तक तुम चुका नहीं देते कर्जा तब तक वो कर्जा रहेगा ही रहेगा। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू टिल द पब्लिक नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन इज गिवन। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर कंटिन्यूज फॉर ऑल थिंग नेसेसरी ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, ठीक है। चाहे मान लीजिए वो जब तक वो बिजनेस वाइंड अप ना हो जाए, और वाइंडिंग अप के समय सारा का सारा लाइबिलिटी क्लियर चाहिए, सारा का सारा लाइबिलिटी क्लियर चाहिए, ठीक है। राइट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। So to buy entry into the existing firm, a new partner sometimes has to pay a premium to the existing partner. मतलब मान लीजिए कि ए बी सी डी था, बी रिटायर हो गया, अब ए सी डी क्या करेगा? ए सी डी अपना अपना कुछ कुछ प्रीमियम देगा बी को, ताकि बी का जो हिस्सा है वो उनमें बट जाए। प्रीमियम फॉर गुडविल, आप ऑलरेडी पढ़े हो ना क्लास 12 में, प्रीमियम फॉर गुडविल। मान लीजिए ए बी सी डी, अब इनमें से बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया तो बी का हिस्सा कौन लेगा? बी का हिस्सा ए सी और डी में बटेगा, सीधा सा बात है। जिसको जितना हिस्सा चाहिए उतना प्रीमियम देगा वो। ए सी डी बी को प्रीमियम देगा और उस प्रीमियम के बदले बी अपना शेयर्स दे देगा इनको, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन ही इज एंटाइटल्ड टू डिमांड द रिटर्न ऑफ द proportion of the premium if the partnership was a fixed term and was dissolved before the expiry of the term, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक पार्टनर फिक्स टर्म का रहा तो वो अपना डिमांड कर सकता है कि हम, मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, ठीक है, मेरे को मेरा हिस्सा दे दो। However, in the three following cases, partner will not get the premium. यहाँ पे 3 ऐसे केस लिखे हैं जहां पे पार्टनर को प्रीमियम नहीं मिलेगा। यहाँ पे 3 ऐसे केसेस लिखे हैं, 3 ऐसे केसेस लिखे हैं जहां पे पार्टनर को प्रीमियम नहीं मिलेगा। कौन कौन से केस? वेयर द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व बाय द एग्रीमेंट, अगर म्यूचुअल कंसेंट के साथ, सारी के सारी, सब के सब सहमति के साथ अगर डिसॉल्व हुआ है पार्टनरशिप, तब आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा। मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टी सीकिंग रिटर्न्स ऑफ द प्रीमियम, मतलब मान लीजिए आपने फर्म को बर्बाद भी कर दिया है, आपने कुछ धोखाधड़ी भी किया है फर्म के साथ और प्रीमियम भी मांग रहे हो, नहीं मिलेगा। एंड डेथ ऑफ द पार्टनर में भी आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मृत्यु हो जाती है पार्टनर की तभी भी प्रीमियम नहीं मिलेगा। क्लियर है? इसको मत पढ़िएगा। ये सब नहीं पढ़ना, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है।
कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज भी मैंने इंक्लूड किया था जो कि आपका सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलएलपी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? एलएलपी। पार्टनरशिप हमारा खत्म हो गया दोस्तों, पार्टनरशिप हम लोग खत्म कर दिए। जितना पढ़ाए हैं उतना पढ़ने का, संजीवनी बूटी पढ़ने का इनाफ है, इनाफ। छप क्या आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलएलपी स्टार्ट करेंगे, एलएलपी। ठीक है, उसके बाद सिर्फ एक ही दो चैप्टर बचा हुआ है, हो जाएगा।